पहली बार कोई सरकार ऐसी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो तनख्वाह रोक रही है। अब हमें बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहे 100% ना लें, गड्डी सरकारी, मकान सरकारी, रोटी सरकारी, आपको तो कुछ भी ना मिले तब भी कोई बात नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान ही राष्ट्रपति को राज्यों को वेतन और भत्ते कम करने का निर्देश देने की विशेष शक्ति होती है। आपने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? आप कहते हैं मैं सबसे अमीर राज्य बना दूंगा 2032 में। कौन सी जादू की छड़ी है? क्यों आप लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं? बजट उल्टा सुकड़ता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। रोटी छोटी करके आप डाइट प्लान कहना सुधार नहीं है, जो मजबूरी। इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और क्यों विरोध कर रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित है। सुकड़ता बजट, महंगाई के दौर में पीछे की चाल। 2025-26 में बजट 58,514 करोड़ और घटकर जो हो गया 54,928 करोड़, यानी 3,586 करोड़ रुपए की कटौती। बजट उल्टा सुकड़ता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रोटी छोटी करके आप डाइट प्लान कहना सुधार नहीं है, जो मजबूरी है। अगर कोई घर वाला कम खाना लगे तो ये पड़ोसी बोलते हैं कि बेचारा तंगी है, तंगी में है। कोई उसे लाइफस्टाइल चेंज नहीं बोलता। ये बजट तंगी है और ये कविताओं की चादर में लपेटकर इसको पेश किया गया है तंगी को। बार बार बोला जाता है कि हमारा प्रदेश 90,000 करोड़ इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करते हैं। जंगल कार्बन सोखते हैं, नदियां उत्तर भारत को पानी देती हैं, हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में ये जो 90,000 करोड़ की संपत्तियों की बात कहते हैं, उसमें से क्या कभी 1% भी बनाने की कोशिश की है? क्या कभी कोई राज्य स्तरीय कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग हुई है? नहीं हुई है। कोई ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? नहीं किया है। नीति आयोग का कोई पारिस्थितिक मुआवजा फ्रेमवर्क भेजा है? नहीं भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त का कोई प्रयास किया है? नहीं किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में स्टडी कराई? अगर कराई है तो वो फाइलों में दबी है। ये तो मैं कह सकता हूं कि सोने की खदान है हमारे पास, और उसके बैठ पे गालिब जो है वो पढ़ने लगते हैं। ये शासन नहीं है, ये प्रकृति के नाम शिकायत चिट्ठी है। राजस्व घाटा जो है वो 6,577 करोड़, यानी राजस्व प्राप्ति 40,361 करोड़ और खर्चा है 46,938 करोड़ और घाटा है 6,577 करोड़। और हालात ये हैं कि बिना उधार के कुछ नहीं चल सकता। और अब तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम उधार ले भी लें तब भी हमारा गुजारा नहीं होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में डेब्ट ट्रैप की बात की है कि जो कर्ज की वापसी है और जो ब्याज है अब सालाना उधार की सीमा से ज्यादा हो गया है। मतलब कर्ज चुकाने के लिए भी पूरा कर्ज जो है वो हमें नहीं मिल रहा। हम इस बजट में
बाहर निकलने के लिए कौन सी ठोस योजना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बीमारी तो बता दी, दवाई कहां है? ये तो वो हाल है कि जैसे किसी मरीज को कहा डॉक्टर ने कि तेरे को जानलेवा बीमारी है, और जिस समय उसने कहा इसका इलाज क्या है, तो डॉक्टर साहब ने शेर सुना दिया आगे से। शेर सुनाने से थोड़ा ठीक होगा जी, शेर सुनाने से ठीक होने वाली नहीं है ये बीमारी। ये बीमारी आप लोगों ने अपने आप तैयार की है। आपने सरकार में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को गारंटियों के नाम पर ठगने का काम किया है। उस समय आपको याद नहीं आया जिस समय आप ये बात कहते थे कि 1500 महिलाओं के लिए, हर महिला को पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, तब आपको नजर नहीं आया? प्लीज आप राम कुमार जी ना लो पंगा, मैं जाना नहीं है बद्दी वाले पासे, मैनू इधर करन दिओ गल। जे मैं इधर आया फिर तुसी उठ जाना, खड़े हो जाना, फिर तुसी नाराज होना मेरे नाल। हाँ, ना करो पंगे ना लो तुसी, हैं प्लीज। हाँ। तो शेर सुना के बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, और जो बीमारियां हम सब लोगों ने अपने आप पैदा की हैं। आज 1905 में भूकंप आया, 2023 के अंदर इतनी तबाही हुई, महामारी आई। पहली बार कोई सरकार, भारत में पहली बार कोई सरकार ऐसी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो तनख्वाह रोक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते 50% मेरा, मंत्री कहते 30% हमारा, विधायकों को भी 20% के ऊपर लगा दिया चूना, और ग्रुप एवी के अफसरों को भी 3%। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमें बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहे 100% ना लें, गड्डी सरकारी, मकान सरकारी, रोटी सरकारी, आपको तो कुछ भी ना मिले तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। वो ठीक आपने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि अर्न्ड सैलरी, पेंशन संपत्ति का अधिकार है। इसे किसी व्यक्ति के कानून के अधिकार के बिना नहीं छीना जा सकता। आजीविका का अधिकार, आर्टिकल 21, वेतन का स्थगन आजीविका के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। वित्तीय आपातकाल, हाँ, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल के दौरान ही राष्ट्रपति को राज्यों को वेतन और भत्ते कम करने का निर्देश देने की विशेष शक्ति होती है। आपने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। आप किस कैपेसिटी के अंदर इन सारी चीजों का ऐलान कर रहे हैं? यह हो नहीं सकता, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की शरेआम वायलेशन है। आप कभी बोलते हैं कि मैं 2027 में आत्मनिर्भर कर दूंगा, आपसे तनख्वाह दी नहीं जा रही, आप सभी से कटौतियों की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं सबसे अमीर राज्य बना दूंगा 2032 में। कौन सी जादू की छड़ी है? क्यों आप लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं? इस सदन के अंदर, मैं तो यह कहता हूं इस सदन के अंदर हमारा भी बड़ा लंबा समय हो गया है इस पर। माननीय ठाकुर विक्रम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, कैसी कैसी बातें करते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता। आप अपनी बजट बुक्स खोलिए पिछले 3 वर्षों की, और उन 3 वर्षों के अंदर आपने क्या क्या बोला है उसको देखिए। उसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन और मनन करिए कि उसमें 70% से ज्यादा आपने झूठ बोला है। वो चीजें आज तक पूरी नहीं हुई। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अंधकार के अंदर डाला है। असत्य। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बजट के अंदर 3,586 करोड़ रुपए की कटौती की है। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सैलरी के ऊपर कटौती की है। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके समय में अपनी ही पार्टी के 6 विधायक भाग गए। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के अंदर अपने ही मेजोरिटी होने के बावजूद राज्यसभा की सीट आप लोगों ने हारी है। ये आपके कुप्रबंधन के कारण है, ये नालायकी के कारण है। नालायकी ठीक है शब्द,
अब आप एक ना डिक्शनरी भी जारी करो जिसमें ये लगे कि बोलना क्या और क्या नहीं बोलना। ये ना समझी और ये कहा जा रहा है कि हाँ जी, अवेश नहीं है, स्टाइल है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो सैलरी कम होगी इसको त्याग कह रहे हैं। जब जेब खाली होती है और कोई चारा नहीं होता उसे त्याग नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं। और जो सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही वो बोल रही है 3,349 करोड़ का हवाई अड्डा और 609 करोड़ रुपए का चिड़ियाघर। ये कहां से आएगा भाई? सवाल यह है कि त्याग ये नहीं है, सवाल यह है कि ये पूर्ण आर्थिक आपातकाल की शुरुआत तो नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट के अंदर लिखा है 500 करोड़ रुपए अधूरे कार्यों के लिए। भैया पिछली बार भी फिगर थी, इस बार भी फिगर है। आप पिछले 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं? आपको ये पता नहीं चल रहा कि इतने अधूरे हैं, इनको पूरा करना है। पिछली बार आपने 1000 करोड़ की बात की थी। अगर आपने 1000 करोड़ की बात की थी तो आपको उसकी परफॉर्मेंस भी इसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी कि इतना काम हुआ है। लेकिन आप झूठ बोलना है, जो मैं बोलता हूं कि आप असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और ना वो 1000 आया ना जो 500 आएगा। और आपने 23, 24, 25 में क्या करते रहे आप? उस समय चौथे बजट में आपको पता चला कि अधूरे अस्पताल हैं, टूटी सड़कें हैं। और ये 500 करोड़ जो है ये कोई समाधान नहीं है, ये 3 साल के प्रशासनिक लकवे का लिखित करार है। और आपने पहले भी ऐसा बोला, अब भी आप ऐसा बोल रहे हैं। आप बोलते हैं भाई आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, और आप बोलते हैं बड़े उसमें मैं बड़ी इज्जत मान करता हूं, और करते भी हैं, कोई दो राय नहीं है। अब मुझे पता है हम सबको आप मिले हुए हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलते हैं आप कि बड़ा इन्होंने जी 1000 करोड़ रुपए के खाली भवन छोड़ दिए। भैया खाली भवन छोड़ दिए, आपको 3 वर्षों में याद नहीं आया? चौथे बजट के अंदर आपको याद आ रहा है? आपने इसका समाधान कोई नहीं ढूंढा। आपने चाहे तो जो किसी विभागों को ट्रांसफर कर देते, कोई एनजीओ गोद ले लेते। आप 3 साल से सत्ता में है, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं आया। और अगर ये 3 वर्षों से खाली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसका प्रयोग आपने नहीं किया। और आप बार बार बोलते हैं कि जी इन्होंने तो जी ठेकेदारों को खुश करने के लिए कर दिया। भैया आप ये बताइए, अब आप नदौन में टूरिज्म का 5 स्टार होटल बना रहे हैं, उसके ऊपर 25 से 30 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। क्यों बना रहे हैं जब आपको पता है कि टूरिज्म कहां है? नदौन में कौन बोलता टूरिज्म? क्यों ऐसे गलत बातें कर रहे हैं? ठीक चमचा करिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। और वहां पे टूरिज्म का होटल है, मित्र बना रहे हैं। किसके लिए है ये? आपने हेलीपोर्ट की बात की, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने टेंडर लगवाया था उस समय 2.5 करोड़ का। आज वही टेंडर आपका 16 से 17 करोड़ पे चला गया है हेलीपोर्ट का। क्या कारण है? और कौन बना रहा है? मित्र ही लगे हुए इस काम के अंदर। और एक बाबा बालकनाथ में 50 से 60 करोड़ के अंदर बिल्डिंग बन रही है। भैया जब आपके पास पहले बिल्डिंगें खाली हैं, आप क्यों बना रहे हो? हमीरपुर बस स्टैंड का टेंडर हुआ जी 45 करोड़ रुपए का, आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो अवार्ड हुआ 34 करोड़ में। और डेविएशन कितनी हुई? 128 करोड़। अब ये क्या बोलूं, इसको क्या नाम दूं मैं? इसको मैं व्यवस्था परिवर्तन बोलूं? जब मैं इसको बोलूं ये सबसे अमीर स्टेट बनने जा रहे हैं, इतनी बड़ी डेविएशन। वही ठेकेदार काम कर रहा है, दोबारा से कोई अवार्ड नहीं हुआ। और ये 34 करोड़ 45 करोड़ से 34 करोड़ पे उसने लिया है, और उसके बाद 128 करोड़ की डेविएशन है। 128 करोड़, हाँ अप्रूवल है उसकी। और ये क्या आपने अपने किसी को दिया होगा? अपने मित्रों को दिया होगा? कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है। आप नदौन में बोलते हैं, मानता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र होता है, उसके लिए काम करना होता है। लेकिन आप वो काम करो जो आंखों से नजर आ रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं। ये बोल रहे हैं साहब कि 70 करोड़ के अंदर राफ्टिंग कैंपस जो है वहां पे बनाया जाएगा। भाई राफ्टिंग होती कहां है? कुल्लू मनाली में होती है, जहां पानी ऐसे आता है।
ऐसे ग्रेडियंट ग्रेडियंट कहते हैं उसको। वहां ग्रेडियंट कहां है? ग्रेडियंट कहां है वहां पे? ये जो मैं आपको इतनी बातें बोल रहा हूं, ये या तो भ्रष्टाचार है, या भाई भतीजावाद है, या मित्रों को खुश करने की कला है। इसलिए बोलना कुछ, करना कुछ, बताना कुछ। मैं इसको आत्मनिर्भर बना दूंगा। ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर? 128 करोड़ रुपए की डेविएशन, इससे बनेगा आत्मनिर्भर? और आपके इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा, उसमें प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर हिमाचल की जो जीएसटी डीपी के साथ ये 15% ग्रोथ के साथ चला है, और ये ग्रोथ 19-20 में 18.2 थी और 25-26 में 8.4 है। ये कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भाई आत्मनिर्भर कहां से बनना? आदमी डोलू लेके दूध देने के लिए खड़ा हुआ है, दूध डाला है कहां? दूध वाला जो बड़ा भांडा है वो तो भर गया है। इसलिए इस प्रकार, इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 18-19 के अंदर जीएसडीपी 44.9% और 25-26 में ये 39.4 पे चला गया है। आपका सर्विस सेक्टर 21-22 में 10.2% और 25-26 में ये 8.6% के ऊपर चला गया है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इस पे भी मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपके पास। जिस समय बीजेपी की सरकार की थी तो उस समय बसेस हमारे पास थी 3100, अब कांग्रेस के टाइम में ये रह गई हैं 2823, और जिस समय हमारी सरकार थी तो ई बसेस थी 110, और आज भी ये 110 ही है। 3 वर्षों से सुन रहे हैं, 3 वर्षों से बजट के अंदर एक पैरा बड़ा लंबा, इलेक्ट्रिकल बसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल बसेज आ रही हैं, ग्रीन कर दूंगा, हरा कर दूंगा। कहां है वो? और वो कहां है ये सारी चीजें? इसलिए जो शब्द आपने खड़े होके बोले माननीय अध्यक्ष जी के सामने कि मुझे ये बताओ कि मेरा एक झूठ है, आपका इतने झूठ है कि किताब भर जाए, किताब लिखनी पड़ेगी उन झूठों के लिए। इसलिए असत्य के लिए, सॉरी ये क्या करूंगा, मेरे को बोला नहीं जाता जी, असत्य, सत्य के लिए। और आपकी इलेक्ट्रिकल बसेस वहीं 0 की 0। 3 साल पहले जो आपने बोला था आज भी वहीं खड़े हैं हम लोग। रियल स्टेट के अंदर बीजेपी के टाइम में जो ग्रोथ थी 10.9% और अभी 6.5%। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में नहीं, टाइम आपका 12 मिनट है, ठग रही है आपको। 21-22 ताकि पूरे पॉइंट बीजेपी ने 434 नए यूनिट बनाए, स्पीड में बोलो। और 25-26 में इन्होंने 174 नए यूनिट बनाए। स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट 21-22 में, जो मेरे भाई रोहित जी भी बड़ी जहां बातें करते हैं, हमने इसको घुमा दिया, मैं सीबीएसई में है, मेरा बेटा पैदा होते ही अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देगा और ऐसा होगा, ये है आपका हाल। 21-22 में सरकारी स्कूलों के अंदर 62.7 बच्चे पढ़ते थे, 62.7%, और 24-25 में इनकी संख्या जो है 56.3% हो गई है। ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है आपका। आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन इन 24-25 65,132, प्राइवेट जॉब 4,559, सरकारी जॉब 375, टोटल आंकड़ा 5,000। आप तो 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, ये आपकी 1 साल के अंदर 375 सरकारी नौकरियां। इससे ज्यादा क्या बोलना है? असत्य कितना बोलना है? इसकी हद है असत्य बोलने की। तो ये हालत है आपकी। इसी तरीके से हेल्थ के अंदर भी एक बड़ा अलार्मिंग है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर सरकार सीरियस होकर काम करे। डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट नेशनल एवरेज 12.4% और हिमाचल है 13.2%। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 21-22 में 3042 लोगों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से फायदा हुआ। 72.18 करोड़ उनको सब्सिडी दी गई। 22-23 में 2,801 और 94.8 करोड़ दी गई। और इनके राज में 25-26 में 44 बच्चों को मिला है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का फायदा और 9.68 करोड़ सब्सिडी मिली है। ये कहते हैं हम बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, हम बेरोजगारों को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। तो ये इनकी हालत है। इसी तरीके से फिश प्रोडक्शन की बड़ी बात की आपने, ऐसा लगा जैसे क्रांति आ जाएगी। तो इसमें जरा फिगर सुनिए। 2015-16 में
से लेकर 24-25 तक 5% से 10% पर एनम लगातार बढ़ोतरी होती रही है। और 25-26 के अंदर -34.6 और ट्रोट -56.1 इन 25-26। ये हाल है आपके प्रोडक्शन का। कहां से आप चले जाएंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019, ये आपको ज्यादा पता है, बाकी बेवकूफ है यहाँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दी और इन्होंने कहा ये 2022 तक चलेगी। और ये सरकार आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पानी पी पी के यहां गालियां निकालते हैं पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर को और सरकार को, लेकिन 2022 में ये खत्म हो जानी चाहिए थी। इन्होंने एक्सटेंशन दी उसको 2025 तक। हाँ, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक नहीं थी, अगर हम लोगों ने ठीक काम नहीं किया था, अगर हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट गलत की थी, अगर हम लोगों ने जमीन गलत दी थी, तो इसको एक्सटेंड क्यों किया? इसको एक्सटेंड करने का क्या कारण था? अपने भाषण में जरूर बताइए कि क्यों कीजिए एक्सटेंड। अगर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत थी, आपके साथी यहां बैठे हैं, मेरे मित्र नालागढ़ के हमारे लोकप्रिय विधायक कल बोल रहे थे जमीन सस्ती दे दी। भाई दे दी तो अंदर करो, इसको ठीक करो। आपसे कुछ नहीं हुआ, पूरी कोशिश की आपने अंदर करने की भी, लेकिन आपसे नहीं होगा कुछ भी। और आपने अंदर करने का मतलब ये नहीं कि ठाणे अंदर, समझा करो बात। ठाणे की बात नहीं कर रहा हूं सर। तो इस तरीके से जो मोटी मोटी जो चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता था, माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 मिनट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लूंगा। मैंने पिछले कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट से जो भी पैसा जाता है उस पैसे के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कमी है। जैसे मैंने पिछले कल भी बताया था कि एनडीआरएफ में आपने ज्वाली को 172 लाख, लंबा गांव को 112 लाख, देरा को 148 लाख, देरा को 2 बार दिया, फिर एक बार 110 लाख और प्रागपुर को 0 लाख। 20 में पेज पे लिखा है डिसेंट्रलाइज प्लान। बैजनाथ 63 लाख, देरा 111 लाख, फतेहपुर 102 लाख, इंदौरा 102 लाख और जसमा प्रागपुर 2.5 लाख। और इसी तरीके से फिर एनडीआरएफ का एक पेज आया है, उसके ऊपर भी हमारी कंस्टिट्यूएंसी का नाम ही नहीं है। उसमें भी देरा 26.86, फिर देरा 134.62 और इसी तरीके से शाहपुर 1332 लाख, शाहपुर 1613 लाख, फतेहपुर 189 लाख। इसी तरीके से और भी हेड्स हैं विकास में, जन सहयोग और बाकी भी, सभी के अंदर जसमा प्रागपुर के अंदर इस प्रकार का सतेला व्यवहार किया गया है। मैं कल भी माननीय सदन में जो बोला है, आज भी बोल रहा हूं, जो अफसर लोग हैं वो अफसर लोग कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। खास करके डीसी कांगड़ा, अगर उन्होंने अपने व्यवहार में किसी प्रकार का ठीक नहीं किया तो व्यवहार उल्टे तरीके से ठीक किया जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं सदन में कि अगर इस प्रकार का काम करना है, अगर हमारे विधानसभा क्षेत्रों के साथ इस प्रकार की हेराफेरी करनी है, हम लोगों को जो मिलने वाला पैसा है वो जो अपनी जेब से नहीं दे रहे, जो मिलने वाला पैसा है उससे जो है वो हम लोगों को वंचित कर रहे हैं। ये तो मैंने केवल एक मामला दिखाया है। अभी प्लानिंग की मीटिंग हुई सर, और उस प्लानिंग की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आते। मैंने कहा भैया प्लानिंग की मीटिंग में क्यों नहीं आते? आपने जब हमारी बात नहीं सुननी तो प्लानिंग की मीटिंग में कौन आए? और हम प्लानिंग की मीटिंग में के इनके कहने के बाद, और हमने इनको वहां पे बैठ के इन्होंने बोला कि आपको क्या क्या समस्या है जरा बताइए। मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और मैंने इनको बोला कि ऐसा ऐसा सीआरएफ के अंदर बड़े दिनों से यहां पे सड़क है मेरी, जिसका शांतला से लेकर रक्कड़ तक, कि उसको दिल्ली भेजना है, बाकी काम हम कर लेंगे। इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस मीटिंग के अंदर बोला, और जो कंसर्न ऑफिसर थे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, उनको बोला कि ये अभी इसको इमीडिएटली वहां भेजो, बाकी विक्रम जी अपने आप देख लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। इससे 1 महीना पहले मैंने इन्हीं के अफसर से बात की तो उन्होंने कहा आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने फाइल रोक के रखी है, वो कहते हैं बाद में करनी है अभी। जब मैंने कहा मुख्यमंत्री ने बोल दिया, मैं दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली गया तो वहां पता लगा फाइल तब अभी भी नहीं आई, ये अभी कुछ 2-3 दिन 10 दिन की पहले की बात है। यानी इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन है इस सरकार की। ये केवल पीडब्ल्यूडी या केवल ये एनडीआरएफ की बात नहीं कर रहा हूं, हेल्थ का विषय ले लीजिए।
आईपीएच का विषय ले लीजिए, हर जगह के ऊपर जहां पर भी ओपोजिशन के जो लोग बैठे हैं उनके साथ इस प्रकार का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सारे विषयों को ठीक करिए और इन विषयों को ठीक करके इसको आगे बढ़ाइए। एक अंतिम विषय करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। सुखी परिवार, 3 साल बाद गरीबों की याद आई है चुनाव से पहले। 1 लाख गरीब लोगों को, हाँ जी बस लास्ट सर, लास्ट इसके बाद नहीं बोलेंगे। 1 लाख उनको मैंने 300 यूनिट फ्री देना है और वह 1500 रुपया जो 1000 में जो ले आएंगी महिलाएं, बहनें, माताएं, उनको मैंने 1500 देना है। भैया आपने ये कहा था, आज कहां आ गई ये सुखी परिवार योजना? और ये बताइए, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसका छोटा सा मकान होता है, क्या वो 300 यूनिट बिजली जलाता है? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं आप, जो बेचारा 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट जला रहा है, और आपने ये बोल दिया 1500 की बात आप कर रहे हैं उन महिलाओं की। आपकी ये जो जितनी भी ये योजनाएं हैं जो इस बात का संकेत देती हैं, बोल रही है सरकार आम जनमानस के किए गए वादों में फेल है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बजट सुकड़ा है, अगर ये बजट सुकड़ा है तो विकास भी सुकड़ेगा। और जो कुछ भी इस बुक के अंदर लिखा है, जितनी भी योजनाएं दी गई हैं, वो सब योजनाएं असत्य हैं। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।